नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मॉरिशस में भी मिलेगा गैर बासमती सफेद चावल का स्वाद। सरकार ने 11 महीने के बाद हटाया प्रतिबंध। भारत सरकार ने मॉरिशस को 14,000 टन गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात की दी मंजूरी। फल और फूलों की खेती एक साथ करके किसान कमा सकते हैं अधिक मुनाफा। गर्मियों में गेंदा फूल की खेती से किसान हो रहे हैं लाभान्वित। बाजार में इसकी मांग साल भर बनी रहती है, जिसके चलते किसान बहुत ही कम समय में गेंदा की खेती से कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। ISMA ने रखी सरकार से 20 लाख टन चीनी निर्यात की डिमांड। किसानों को मिलेगा लाभ। चीनी मिल मालिकों को कर्नाटक और तमिलनाडु में मिलों से 5 से 6 लाख टन के अतिरिक्त उत्पादन की है उम्मीद। इस तरह शुद्ध चीनी उत्पादन 320 लाख टन के करीब होने का है अनुमान। आंवला की खेती से किसानों को हो सकती है बेहतर आमदनी। जुलाई अगस्त में आंवले की कर सकते हैं रोपाई। आंवले की खेती से किसान अपना व्यवसाय भी कर सकते हैं आरंभ। भारत में उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश हैं आंवला के मुख्य उत्पादक राज्य। मिट्टी की जांच और अपने खेतों में लगाई जाने वाली फसल में उर्वरक का प्रयोग कर किसान बढ़ा सकते हैं फसलों का उत्पादन। किसान मिट्टी की नमूनों की जांच कंप्लीट होने पर किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड करें प्राप्त। और अब समाचार विस्तार से। मॉरिशस में रहने वाले लोग अब भारतीय बासमती चावल का स्वाद ले सकेंगे। जी हां, सरकार ने 11 महीने के बाद प्रतिबंध हटा लिया है ताकि घरेलू जरूरतों को पूरा किया जा सके। सरकार की ओर से इस पर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। सरकार ने घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए जुलाई महीने से चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। सरकार ने मॉरिशस को 14,000 टन गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात की मंजूरी दे दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT ने एक अधिसूचना में कहा कि राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के माध्यम से मॉरिशस को 14,000 टन गैर बासमती सफेद चावल निर्यात किए जाने की अनुमति दी गई है। और देश में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार फल और फूलों की खेती को बढ़ावा दे रही है। साथ ही ज्यादा मुनाफा देने के चलते किसान भी इनकी खेती करना पसंद कर रहे हैं। गेंदा भारतीय फूलों में अत्यंत लोकप्रिय है। बाजार में इसकी मांग साल भर बनी रहती है, जिसके चलते किसान बहुत ही कम समय में गेंदा की खेती से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ऐसे में किसान अच्छी पैदावार के लिए गेंदे की हाइब्रिड किस्म पूसा बहार की खेती कर सकते हैं। किसानों को गेंदे की किस्म पूसा बहार के बीज आसानी से मिल सकें, इसके लिए राष्ट्रीय बीज निगम NSC द्वारा किसानों को ये बीज ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है। किसान ये बीज ONDC के ऑनलाइन स्टोर से ऑर्डर कर घर बैठे खरीद सकते हैं। पूसा बहार अफ्रीकी गेंदा समूह से संबंधित है, जिसमें बुआई के 90 से 100 दिन बाद फूल आते हैं। पौधे हष्ट पुष्ट होते हैं, जिनकी ऊंचाई 75 से 85 सेंटीमीटर तक होती है। फूल सघन, चपटे, आकर्षक और आकार में बड़े पीले रंग के होते हैं। किसान गेंदे की इस किस्म से औसतन प्रति पौधा औसतन 50 से 60 फूल प्राप्त कर सकते हैं। अत्यधिक सर्दियों के दौरान यानी जनवरी से मार्च में प्रचुर मात्रा में खिलते हैं। इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ISMA ने सरकार से सितंबर में खत्म होने वाले चालू मार्केटिंग सीजन में 20 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति देने का आग्रह किया है। मिल मालिकों का मानना है कि सरप्लस चीनी के निर्यात से उनके पास नकदी आएगी, जिससे वे किसानों को समय पर गन्ने का भुगतान कर सकने में सक्षम होंगे। मौजूदा 2023-24 विपणन वर्ष अक्टूबर-सितंबर के लिए सरकार ने घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने और खुदरा कीमतों को नियंत्रित करने के लिए चीनी निर्यात की अनुमति नहीं दी है। पिछले मार्केटिंग सीजन में चीनी मिलों को लगभग 60 लाख टन चीनी निर्यात करने की अनुमति दी गई थी। इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन IMMA का कहना है कि अप्रैल 2024 के अंत तक चीनी का उत्पादन लगभग 314 लाख टन तक पहुंच गया है।
कर्नाटक और तमिलनाडु में मिलों से 5 से 6 लाख टन के अतिरिक्त उत्पादन की उम्मीद है और इस तरह शुद्ध चीनी उत्पादन 320 लाख टन के करीब होने का अनुमान है। और आंवले की खेती से किसानों को न केवल बेहतर आमदनी हो सकती है, किसान जुलाई अगस्त में आंवले की रुपाई के बाद उसका पौधा 4 से 5 साल में फल देने लगता है। आमतौर पर 8 से 9 साल के बाद आंवले का एक पेड़ हर साल औसतन 1 क्विंटल फल देता है। वहीं बाजार में आंवला प्रति किलो 15 से 20 रुपए में बिक जाता है, यानी हर साल एक पेड़ से किसान को 1500 से 2000 रुपए की कमाई हो सकती है। ऐसे में आप 200 पेड़ों से सालाना 3 से 4 लाख तक मुनाफा कमा सकते हैं। आंवले को इसके औषधीय गुणों के कारण भी प्राचीन समय से ही बहुत ही उपयोगी माना गया है। किसान आंवले की खेती के साथ साथ अपना व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। इसके फल विभिन्न दवाइयां तैयार करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वहीं विभिन्न प्रकार के शैम्पू, बालों में लगने वाला तेल, डाई, दांतों का पाउडर और मुंह पर लगाने वाली क्रीमें आंवला से तैयार की जा सकती हैं। भारत में उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश आंवला के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। और मिट्टी की जांच या मृदा परीक्षण कराकर किसान मृदा में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा, पीएच मान और मृदा में उपलब्ध सूक्ष्म जीवों की संख्या के बारे में जान सकते हैं, जिससे कि कई सिफारिशों के अनुसार किसान अगली फसलों में खाद उर्वरक का प्रयोग कर फसलों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। रबी फसलों की कटाई के बाद अभी खेत खाली पड़े हैं। ऐसे में मृदा परीक्षण करवाने के लिए ये समय सबसे उपयुक्त है। मिट्टी की जांच के लिए किसान को अपने खेत से लगभग 15 स्थानों से 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई तक खुदाई करके खुरपी की सहायता से मिट्टी के नमूने लेने चाहिए। मृदा का नमूना या सैंपल खेत के किनारे किसी खाद वाले स्थान, छायादार स्थान व सिंचाई की नाली के पास से नहीं लेना चाहिए। एक खेत में इकट्ठा किए गए नमूनों की मिट्टी को आपस में अच्छी तरह से मिलाकर अंत में 500 ग्राम मृदा को एक कपड़े की थैली में भरकर पूरे विवरण के साथ मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में भेजें। मिट्टी की नमूनों की जांच कंप्लीट होने पर किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड जरूर प्राप्त करें, ताकि अगली फसल में मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर ही अनुशासित खाद एवं उर्वरक का प्रयोग किया जा सके। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में 12 पैरामीटरों जैसे एनपीके मुख्य पोषक तत्व, सल्फर, गौण पोषक तत्व, जिंक, फेरस, कॉपर, मैग्नीशियम, बोरान, सूक्ष्म पोषक तत्व और पीएच, ईसी, ओसी भौतिक पैरामीटर के संबंध में जानकारी दी जाती है। और देश में सबसे लोकप्रिय और प्राचीन फलों में से एक जामुन को गर्मियों में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। देश के विभिन्न हिस्सों में इसे ब्लैक प्लम या फिर इंडियन ब्लैक चेरी, राम जामुन आदि के नाम से भी जाना जाता है। जामुन के पेड़ सदाबहार होते हैं और 35 फीट तक ऊंचे होते हैं। फल मीठे और रसीले होते हैं। आयुर्वेदिक औषधियों से इसे अत्यंत मूल्यवान स्थान प्राप्त है। ये मधुमेह के रोगियों के लिए वरदान माना जाता है। किसान इसकी खेती से न केवल मुनाफा कमा सकते हैं, बल्कि एक फसल का कई तरह से उपयोग करके व्यापार भी कर सकते हैं। जामुन की पैदावार महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, असम और राजस्थान में ज्यादा की जाती है। वहीं जामुन की व्यवसायिक खेती तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में सबसे ज्यादा होती है। जामुन उगाने के लिए उष्ण कटिबंधीय और भूमध्य सागरीय जलवायु सबसे ज्यादा उपयुक्त है। इसके अलावा उन स्थानों को छोड़कर जहां अधिक ठंड है और पाले की स्थिति है, पूरे भारत के 80% लोग इस पौधे को उगा सकते हैं। जामुन के विकास और फल लगने के समय शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। इसकी कठोर प्रकृति के कारण इसे विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगाया जाता है। भूमि की तैयारी पौधों की वृद्धि और स्वास्थ्य में प्रमुख भूमिका निभाती है। जामुन का प्रसार बीज के माध्यम से और तने की कटिंग या वायु परत के माध्यम से भी किया जाता है, जबकि अधिकांश जामुन फल बीज के माध्यम से प्रसारित होते हैं और बीज के लिए सही होते हैं। बीज से प्रचारित होने पर फल लगने का समय तने से प्रचारित होने का तुलना में थोड़ा अधिक होता है। इसके पौधे की नियमित अंतराल पर सिंचाई करना जरूरी होता है। खाद देने के तुरंत बाद हल्की सिंचाई आवश्यक है। छोटे पौधे के लिए 6 से 8 सिंचाई की आवश्यकता होती है और परिपक्व पौधे के लिए 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है।
नियमित सिंचाई के साथ साथ कलियों की अच्छी वृद्धि के लिए सितंबर-अक्टूबर के महीने में एक सिंचाई की आवश्यकता होती है और फलों की अच्छी वृद्धि के लिए मई-जून के महीने में एक सिंचाई की आवश्यकता होती है। यदि लंबे समय तक सूखा पड़े तो जीवन रक्षक सिंचाई की जाती है। जामुन में नियमित काट-छांट की आवश्यकता नहीं होती, हालांकि बाद के वर्षों में सूखी टहनियां और क्रॉस शाखाएं हटा दी जाती हैं। पौधों को कटाई करते समय शाखाओं के ढांचे को जमीनी स्तर में 60 से 100 सेंटीमीटर ऊपर विकसित होने दिया जाता है। तो आप भी इन उपायों से जामुन की खेती करके 2 गुना मुनाफा कमा सकते हैं। और देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी के कारण जहां एक और फसलों पर इसका असर पड़ रहा है, वहीं चाय बागान भी इससे अछूते नहीं हैं। अप्रैल से पड़ रही भीषण गर्मी और इस बार यहां कम बारिश से चाय की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इससे फसल के उत्पादन में गिरावट के अनुमान है, जिससे चाय के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। अधिक तापमान और पर्याप्त बारिश न होने से चाय की झाड़ियां लाल हो जाती हैं और पत्तियों की वृद्धि रुक जाती है। इससे उद्योग में 30 से 35% फसल की कमी हो जाती है। चाय बागान उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि वो बारिश का इंतजार कर रहे हैं। साल का कुछ शॉर्टेज, पिछले साल का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ड्राई मंथ और इस साल का करीब 50-60% लेस रेनफॉल एक मेजर कंसर्न है। आपको बात समझनी पड़ेगी। बेस्ट क्वालिटी का चाय फर्स्ट फ्लश और सेकंड फ्लश के पीरियड में ही मैन्युफैक्चर किया जाता है और इस पीरियड में ड्राउट होने की वजह से इंडस्ट्री हैज बीन थ्रोन इनटू बिग प्रॉब्लम एंड मेस। चाय का प्रोडक्शन पिछले साल से मेरे एस्टिमेट में अबाउट 50% अभी तक कम है, जो कि एक बहुत बड़ी परसेंटेज है और सबसे अच्छी चाय का प्रोडक्शन इस पीरियड में कम हुआ है। बारिश नहीं होने की वजह से और जो एक हीट वेव जो 2-3 साल पहले तक नहीं होता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि बंगाल में भी 42-43 डिग्रीज 44 डिग्रीज तक का अगर टेम्परेचर उठ रहा है तो हमारे चाय की बुशेस तो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, उनको हैबिट नहीं है उस चीज़ को बर्दाश्त करने की, तो दे आर बीइंग टेकन अबैक और जो उनका जो प्रोडक्शन पत्ती फेंकने का, पत्ती देने का जो कैपेसिटी होता है वो इस टेम्परेचर में पत्ती नहीं दे पा रही है। इस टाइम जो बारिश होता है वो डेफिनेटली टी गार्डन का जो मतलब टी प्लाकिंग है उसमें पत्ते के लिए बेनिफिट होता है। इस बार बारिश नहीं हुआ है, तो जो भी बारिश हुआ है वो स्कैटर्ड और बहुत ही मतलब मिनिमम अमाउंट में हुआ है, तो जो कि चाय बागान के लिए जो वो उतना मतलब फ्रूटफुल नहीं है। तो अगर थोड़ा सा ज़्यादा बारिश होने से वो अच्छा होता, बट अभी नहीं हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि जो टी लीव्स अभी जो आ रहा है वो थोड़ा सा झुलस जाने का या बर्न हो जाने का चांसेस अभी ज़्यादा है। और जलवायु परिवर्तन के असर से कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। पश्चिमी राजस्थान के कल्प वृक्ष खेजड़ी पर लगने वाली सांगरी पर भी जलवायु परिवर्तन का असर देखने को मिल रहा है। दूरदर्शन संवाददाता मोहम्मद रफीक पठान ने बीकानेर से 60 किलोमीटर दूर आरडी 250 से लेकर 270 तक का जायजा लिया, जहां उन्हें कल्प वृक्ष सांगरी के पेड़ों पर सांगरी लटकने के बजाय फूलों के साथ गांठें लटकी दिखाई दी। जलवायु परिवर्तन के साथ साथ पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में आए बदलाव का असर इन पेड़ों पर देखने को मिला। बर्बाद हुई फसल का निरीक्षण करने पहुंचे कृषि जिला विस्तार अधिकारी डॉक्टर रामकिशोर मेहरा ने इसे जलवायु परिवर्तन का असर बताया। वहीं किसानों से जब इस बाबत बात की गई तो उन्होंने पेड़ों पर सांगरी के स्थान पर गांठें लगने का जिक्र किया, जिसके कारण उन्हें इस बार सांगरी की फसल पर भारी नुकसान हुआ। विशेषकर रेगिस्तानी क्षेत्र में अपने खेजड़ी होती हैं, इसको रेगिस्तान का क्लब वृक्ष है वो भी कहा जाता है, परंतु आजकल विभिन्न कारणों से इसमें गांठें पड़ गई हैं, जिनको फ्रूट गाल भी कहते हैं। ये गांठें कई कारण हो सकते हैं, जैसे उनमें एक ग्लोबल वार्मिंग है, एक विशेष प्रकार की माइट्स दिमक है, उसके कारण भी होता है। सांगरियांगे गांठ्या पड़ने के बजे हुई फागण बरस्यो बाजियो कोनी चेत तप्यो कोनी जिके बजो ठंड के बजो गांठ्या पड़ गई सांगरी हुई कहानी। एक खेरड़ी को 10,000 रुपया नुकसान को अर्जानो है। ऐसा ठंड पड़ने की वजह से सांगरी हुई नहीं है और केरिया भी होता है इस रुत का, वो भी बहुत कम हुआ है।
और भारतीय तटरक्षक आईसीजी ने केरल के तट से दूर बेपोर के पश्चिमी 6 भारतीयों वाले चालक दल के साथ एक ईरानी मछली पकड़ने की नौका को हिरासत में लिया। तेज समुद्री हवाओं के बीच संचालित ऑपरेशन में भारतीय तटरक्षक के जहाज और विमान शामिल थे। भारतीय तटरक्षक की एक टीम नौका को रोकने के बाद उस पर चढ़ गई और किसी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि की संलिप्तता को पता लगाने के लिए इसकी गहन जांच की। इस नौका की प्राप्त प्रारंभिक जानकारी से ये पता चला है कि जहाज का मालिक एक ईरानी व्यापारी था जिसने तमिलनाडु के इन भारतीय मछुआरों को अनुबंधित किया था और उन्हें ईरान तट पर मछली पकड़ने के लिए ईरानी वीजा जारी किया गया था। चालक दल ने ऐसी सूचना दी है कि इस ईरानी व्यापारी ने इन लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया और इसके पासपोर्ट जब्त करने के अलावा उन्हें बुनियादी जीवन सुविधाओं से भी वंचित कर दिया। चालक दल ने बताया कि उन्होंने उस नौका का उपयोग करके ईरान से भागकर भारत आने का फैसला किया था। हिरासत में लिए गए जहाज को आगे की जांच के लिए सुरक्षित रूप से कोची लाया गया। किसान पारंपरिक खेती को छोड़कर नई तरह की फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। किसान औषधीय खेती के साथ साथ अब बागवानी भी कर रहे हैं जिससे उनको अच्छी आमदनी होती है। ऐसे में अगर किसान महोगनी के पौधों को खेती में लगा दें तो वे 10 से 12 साल में मालामाल हो जाएंगे। महोगनी की लकड़ी बेहद ही कीमती होती है। महोगनी की लकड़ी की विदेश में भी भारी डिमांड रहती है। महोगनी की लकड़ियों का इस्तेमाल जहाज, फर्नीचर, प्लाईवुड, सजावट और मूर्तियों को बनाने में किया जाता है। खास बात यह है कि महोगनी की लकड़ी को पानी से कोई नुकसान नहीं होता। इस लकड़ी से बने प्रोडक्ट कई वर्षों तक खराब नहीं होते हैं। महोगनी के पौधे को किसान अपने खेत किनारे भी लगा सकते हैं। आमतौर पर किसान अपने खेतों के किनारे यूकेलिप्टस के पेड़ लगाते हैं जो 5 साल में तैयार हो जाते हैं, लेकिन अगर महोगनी अपने खेत के किनारे लगा दें तो ये 10 से 12 साल में तैयार हो जाते हैं। एक पेड़ की कीमत 40 से 50 हजार रुपए तक होती है। पौधे लगाने के लिए पौधे से पौधे की दूरी 7 से 8 फीट रखी जाती है। आमतौर पर यह पौधा नर्सरी पर 50 से 70 रुपए तक मिल जाता है। ये किसी भी जलवायु में तैयार किया जा सकता है। खास बात यह है कि महोगनी के पेड़ों को बर्फबारी वाले इलाकों को छोड़कर किसी भी जलवायु में तैयार किया जा सकता है। इसको किसी भी तरह की मिट्टी में लगा सकते हैं, लेकिन अगर इसको दोमट मिट्टी में लगाया जाए तो ये और भी बेहतर विकास करता है। महोगनी का पौधा 50 फीट से लेकर 150 फीट की ऊंचाई तक चला जाता है। देश के कई इलाके इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में हैं। वहीं कुछ इलाकों में बारिश का अलर्ट भी है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में लू चलने के आसार हैं। इसके साथ ही झारखंड, बंगाल, यूपी और ओडिशा में भी गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। वहीं देश के कुछ इलाकों में आंधी और बारिश के आसार भी बन गए हैं। असम और मेघालय में आज आंधी और बारिश हो सकती है। साथ ही बिहार में भी आने वाले कुछ दिनों तक आंधी और बारिश के आसार हैं। दक्षिण भारत में भी मौसम ने करवट बदली है। तमिलनाडु और केरल के कुछ जिलों के लिए मौसम विभाग बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर चुका है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। ये समय जम्मू कश्मीर में मक्के की बुआई के लिए सही है। इन दिनों यहाँ के किसान अदरक और हल्दी की रोपाई भी कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में उड़द और मूंग के खेत में निराई और गुड़ाई करते रहें। अभी प्याज और लहसुन की खुदाई करने का समय उपयुक्त है। जम्मू कश्मीर में टमाटर की रोपाई कर लें। इसी तरह यहाँ के किसान लाल मिर्च की रोपाई करते रहें। जम्मू कश्मीर में बैगन और शिमला मिर्च की रोपाई करना भी सही रहेगा। जम्मू कश्मीर में भिंडी की बुआई कर लें। यहाँ के किसान मटर के खेत में निराई करें। वहाँ धान की बुआई के लिए खेत तैयार करें। हरियाणा में कपास की बुआई करें। यहीं मूंग की बुआई कर लें। इसके अलावा ज्वार की बुआई के लिए सही समय है। किसान गन्ने की रोपाई कर सकते हैं। इस समय हरियाणा के किसान टमाटर के खेत में सिंचाई करते रहें। साथ ही शिमला मिर्च के खेत में भी सिंचाई कर लें। हरियाणा में प्याज के खेत में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। हरियाणा के किसान इन दिनों कद्दू के खेत में निराई करें। कद्दू के खेत में निराई के 1-2 दिन बाद सिंचाई कर सकते हैं। कद्दू में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में कद्दू में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें।
ये समय मूली की करें। तो खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों में खास खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान करने के बाद पीएम मोदी ने वहां मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, साथ ही दिव्यांग बच्चे से भी बातचीत की। महिलाओं ने इस मौके पर अहमदाबाद में पोलिंग बूथ के बाहर पीएम मोदी को राखी भी बांधी। प्रधानमंत्री ने मतदाताओं से अपील की कि वो लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि इस उत्सव में मतदान कोई सामान्य दान नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ अहमदाबाद में एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। अमित शाह गांधीनगर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अमित शाह ने मतदाताओं से अनुरोध किया कि वे लोकतंत्र के इस महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा ने शिवमोगा में मतदान किया। कर्नाटक के घटक हावेरी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार बसवराज बोम्मई ने मतदान बूथ संख्या 112 पर अपना वोट डाला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी पत्नी राधाबाई खड़गे के साथ कलबुर्गी के मतदान केंद्र में वोट डाला। भाजपा उम्मीदवार धनंजय घोष ने तृणमूल के बूथ एजेंट पर धमकाने का आरोप लगाया। धनंजय घोष ने कहा कि एक उम्मीदवार के साथ अगर ऐसा व्यवहार हो सकता है तो आम लोगों के साथ क्या क्या हो सकता है। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड में बड़ी मात्रा में कैश बरामद करने के मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया है। संजीव लाल और जहांगीर आलम को पूछताछ के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत हिरासत में ले लिया गया और फिर गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडी गठबंधन के नेताओं को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में खड़गे ने चुनाव आयोग की ओर से जारी मतदान आंकड़ों में विसंगतियों और पंजीकृत मतदाताओं के आंकड़े प्रकाशित न किए जाने का जिक्र किया है। हिमाचल प्रदेश बोर्ड की कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। इस साल का पास प्रतिशत 74% रहा। मध्य प्रदेश के विदिशा में लोकतंत्र की सुखद तस्वीर देखने को मिली। महिलाएं लोकतंत्र के उत्सव में लोकगीत गाते हुए बड़ी संख्या में मतदान करने पहुंची। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव ने मुस्लिम आरक्षण का खुलकर समर्थन किया है। लालू यादव ने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने बिहार के सुपौल में मतदान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, तीसरे चरण की वोटिंग शुरू हो गई है। मैंने बिना जलपान के मतदान कर दिया है।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि लेन देन के ब्यूरो को स्थायी रूप से हटाकर रुपए या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को बनाया जा सकता है। गोपनीयता और साथ ही इससे ये कागजी मुद्रा का समान भी हो जाएगी। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए देश की सकल घरेलू उत्पाद ग्रोथ रेट के अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर 7.1% किया। भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था पर दुनिया का भरोसा बना हुआ है। दुनिया के कई हिस्सों में नए ऑर्डर मिलने के कारण देश में सेवा क्षेत्र की गतिविधियां अप्रैल 2024 में 14 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।